अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ का पास्ट पेपर 2021। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स। अ कॉमन क्रिटिक अबाउट द इंटरनेशनल लॉ बाय द इकोनॉमिकली वीकर स्टेट इज दैट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रैक्टिस of the economically developed states, hence protecting the rights of only those states. How do you think the developing states may play a more vibrant role in the development of international law for the protection of their own interest? क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि आपके जो पास जो इंटरनेशनल लॉ है उसको डेवलपिंग स्टेट्स के हवाले से डिस्क्राइब करें। और ये कॉमन क्रिटिक है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स के ये कहती हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स ने बनाया है, इसीलिए सिर्फ उन स्टेट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सो क्वेश्चन इज़ दैट कि डेवलपिंग कंट्रीज़ कैसे अपना रोल प्ले कर सकती हैं द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो रोल ऑफ सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉर डेवलपिंग स्टेट्स के लिए इंटरनेशनल लॉ का रोल क्या है। सबसे पहला है फ्रेमवर्क फॉर सोवरेनिटी एंड इक्वालिटी। इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क दैट रिकॉग्नाइज द सोवरेनिटी ऑफ स्टेट्स को इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि स्टेट्स की सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, जो कि डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रिंसिपल जो है ये इक्वालिटी जो है ना तमाम स्टेट्स के इक्वालिटी भी रखता है। ठीक है, अगर तो ये सोवरेनिटी इंश्योर ना हो डेवलपिंग स्टेट्स की तो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज। इंटरनेशनल लॉ जो है ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो कि ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड को एड्रेस करने के लिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं ये एक वो लीगल फ्रेमवर्क यूज़ कर सकती है टू सीक जस्टिस एंड रेपरेशन फॉर द डैमेजेस। इन तमाम ये जो हम इश्यूज़ की बात करें ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से, ग्लोबल चैलेंजेस की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ को जिस नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसका सामना करना पड़ता है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज़ वो इंटरनेशनल लॉ का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास प्रमोटिंग डेवलपमेंट गोल्स। इंटरनेशनल लॉ जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है टू प्रमोट डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जस्ट लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ट्रीटीज़ और कन्वेंशन जिनको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है वो अगर तो ये ट्रेड, हेल्थ, एनवायरनमेंट किसी भी लिहाज से हो अगर ट्रीटीज़, तो जाहिर है वो जो है ना वो डेवलपमेंटल गोल्स को ही सामने रख के बनाई जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, आप देखते हैं कि क्रिटिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ के ऊपर क्रिटिक क्या है। परसीव्ड बायस टुवर्ड्स डेवलप्ड स्टेट्स। ये कहा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, पावरफुल स्टेट्स हैं, पावरफुल नेशंस हैं, इंटरनेशनल लॉ जो है वो उनके इंटरेस्ट्स के ऊपर ही बेस करता है। ठीक है, इस तरह ये सिर्फ उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल लॉ के ऊपर एक क्रिटिक ये है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बाद वहाँ पे लिमिटेड जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो और जैसे परमानेंट मेंबर्स हैं, वीटो पावर उनके जो पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर्स जो है वो इंजॉय करती हैं। तो ये एक इसके ऊपर जो है ना इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है इन्हांसिंग द रोल ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स इन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर डेवलपिंग स्टेट्स का रोल कैसे जो इन्हांस किया जा सकता है। पहला स्टेप हो सकता है स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अगर अपने रीजन के अंदर रीजनल कोएलिशंस और रीजनल जो कोऑपरेशन है उसको इंश्योर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हों, तो वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर की डेवलपमेंट में अपना रोल अदा कर सकती हैं। इस तरह से उनके अपने इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहेंगे। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल निगोशिएशंस। डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए कि जो निगोशिएशंस या ट्रीटीज़ जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और इस एक्टिवली पार्टिसिपेशन के नतीजे में क्या होगा कि उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपने राइट्स एंड इंटरेस्ट को एडवोकेट कर सकें। ठीक है, ये जो है ना इंटरनेशनल नॉर्म्स को रीशेप करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग इंटरनेशनल लिटिगेशन। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लीगल मैकेनिज़्म को यूज़ कर सकती हैं, सच एज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यूज़ कर सकती हैं टू चैलेंज द एक्शन
जो पावरफुल नेशंस हैं उनकी एक्शंस को चैलेंज करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लीगल एक्सपर्टीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि अपने लीगल एक्सपर्टीज़ और कैपेसिटी जो बिल्डिंग है उसके लिए काम करें। ठीक है, उसमें मज़ीद से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें इंटरनेशनल, और इस मकसद के लिए वो इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडवोकेसी टू रिफॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको एडवोकेट करना चाहिए कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, उन रिफॉर्म्स को एडवोकेट करना चाहिए कि किस तरह से जो इंटरनेशनल हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किस तरह से रिफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेवरेजिंग नॉन स्टेट एक्टर्स। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको कोलैबोरेट करना चाहिए नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, ताकि जो है वो जस्ट लाइक NGOs, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि वो जो है अपनी वॉइस को रेज़ कर सकें और इंटरनेशनल लीगल सिस्टम का हिस्सा बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जामिन वेदर आर्टिकल 1 ऑफ द 1933 मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट इज एन एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ स्टेटहुड इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये पूछा गया है कि जो 1933 में मॉन्टेनो कन्वेंशन के अंदर जो राइट्स एंड ड्यूटी स्टेट्स की बयान की गई थी, क्या वो मॉडर्न जो क्राइटेरिया हमारे पास स्टेटहुड आता है, क्या वो उसके लिहाज से बिल्कुल राइट है या नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 जो 1933 में मोंटेविडियो कन्वेंशन थी, जो उसका आर्टिकल नंबर 1 था ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट, वो ये कहता था कि हमारे पास जो है ना स्टेट के 4 क्राइटेरियाज़ हैं। एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है ना फॉर्मुलेशन ये एक इंटरनेशनल लॉ बन चुकी है। तो इंटरनेशनल जो लीगल है हमारे पास लैंडस्केप्स, इट इवॉल्व, ये हमेशा ना मतलब इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जो है ना किसी भी स्टेट के लिए जो स्टेटहुड का क्राइटेरिया है उसको मीट करना बहुत मुश्किल हो गया। सो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है परमानेंट पॉपुलेशन। परमानेंट पॉपुलेशन जो है ना इसको हम इस तरह से कहते हैं कि दैट अ स्टेट मस्ट हैव पीपल रिजाइडिंग विद इन इट्स टेरिटरी। उसकी अपनी टेरिटरी के अंदर जो है वो रहने वाले लोग हों। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है डिफाइंड टेरिटरी। डिफाइंड टेरिटरी को हम क्या कहते हैं कि एक स्टेट जो है उसकी एक डिफाइंड और टेरिटरी होती है, जिसको जैसे पाकिस्तान है तो हमें पता है कि इसकी टेरिटरी इतनी इसकी लैंड टेरिटरी है, इतना सी टेरिटरी है, इतनी एयर टेरिटरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है ना एक ऐसी बॉडी होती है, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट ये कंट्रोल को एक्सरसाइज करती है। ठीक है, विद इन अ टेरिटरी वो पॉपुलेशन के ऊपर के लिए लीगल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप करती है, लॉज बनाती है और लॉज को इम्प्लीमेंट भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटी टू एंटर इनटू। जो हमारे पास 4th वन है वो है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स। इसकी किसी स्टेट के पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वह दूसरे स्टेट के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप कर सके। इसको दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं सोवरेनिटी। ठीक है, स्टेट के पास सोवरेनिटी हो कि वो किस तरह के रिलेशंस बनाना चाहता है और किस तरह की नहीं। ठीक है, रिकग्निशन होनी चाहिए उसके पास, तो रिकग्निशन होनी चाहिए। अब चेंजिंग डायनामिक्स में हम देखें कि जैसे जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ट्रेडिशंस बदल रहे हैं, वैसे वैसे हमारे लिए जो है वो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट मज़ीद डिफ़िकल्ट या मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सो एज अ कंक्लूजन हम कहेंगे कि जो आर्टिकल 1 है 1933 का मोंटेविडियो कन्वेंशन का, ये एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमें स्टेटहुड को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स द रोल ऑफ नॉन स्टेट एंड आर्म्ड ग्रुप्स हैज़ इंक्रीज्ड एज अ फिजिकल फोर्स एज वेल एज पोलिटिकल निगोशिएटर। जो मॉडर्न हमारे पास कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें नॉन स्टेट जो आर्म्ड ग्रुप हैं वो ना सिर्फ एक फिजिकल फोर्स के तौर पे बल्कि पोलिटिकल निगोशिएटर के तौर पे सामने आए हैं। Is the current international law of armed conflicts equipped enough to deal with the threats posed by non-state armed groups to the state? So it is asked कि जो हमारे पास करंट इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्या वो इस काबिल है कि वो नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स को मैनेज कर सके या नहीं।
ठीक है। तो हम सबसे पहले देते हैं नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स होते क्या हैं। ये ना कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ये एक ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, नॉन स्टेट होते हैं, और ये आर्म्ड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये मिलिटरलाइज्ड होती हैं, वेपन्स के ज़रिए अपना जो है ना वो काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, ये जो होते हैं ना आर्म्ड ग्रुप, ये ज़्यादातर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या स्टेट के ख़िलाफ़ होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं द रोल ऑफ नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स का रोल क्या है। डाइवर्स नेचर्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है इनकी सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ ये जो है ना वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, गोल्स, मेथड्स। ठीक है, इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स, मिलिटियर्स। ठीक है, ये ऑफनली जो है ना इनको ड्राइव करने वाले पॉलिटिकल या रिलीजियस या एथनिक मोटिव्स होते हैं। ठीक है, फिर ये इसको हम देखते हैं पॉलिटिकल निगोशिएटर के तौर पे। ये जो है ना जो हमारे पास नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ये एक फिजिकल फोर्स के तौर पे भी काम करते हैं और इसके साथ साथ ये पॉलिटिकल निगोशिएशंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी लेते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्टेक्स्ट है उनको ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चैलेंजेस पोज्ड बाय नॉन आर्म्ड ग्रुप्स टू इंटरनेशनल लॉ। जो हमारे पास नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनकी वजह से इंटरनेशनल लॉ को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है एम्बिग्यूटी इन लीगल स्टेटस। द लीगल स्टेटस जो नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स का है वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर एम्बिगियस है। ठीक है, कोई क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं है उनके बारे में। तो ये स्टेट्स की तरह जो कि ये इनके पास कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो यूएन चार्टर के अंदर इनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिक्र नहीं है, इसलिए इनको डिफ़ाइन करना या इनके बारे में एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो बनाना एक मुश्किल टास्क है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एसिमेट्रिक वारफेयर। ये जो नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स होते हैं ये ज़्यादातर एसिमेट्रिक वारफेयर पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है ना वो अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स भी यूज़ करते हैं, जैसे गुरिल्ला वॉर हो गई, टेररिज्म, साइबर अटैक्स। तो फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि ये अनप्रडिक्टेबल होती है। ठीक है, ट्रेडिशनली मिलिट्री रिस्पॉन्सेज के मुकाबले में ये अनप्रडिक्टेबल होती हैं, कभी भी कहीं भी अटैक कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। लीगल फ्रेमवर्क अगर हम सेल्फ डिफेंस का देखें तो ये आर्टिकल 51 जो है यूएन चार्टर का, ये रिकॉग्नाइज करता है द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एन आर्म्ड अटैक। जब किसी के ऊपर आर्म्ड अटैक हो तो इंडिविजुअल्स के पास भी और ग्रुप के पास भी कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का राइट मौजूद है। ठीक है, हम देखते हैं चैलेंजेस इन एप्लीकेशन। सेल्फ डिफेंस को अप्लाई करने में क्या चैलेंज है। जो नॉन स्टेट आर्म ग्रुप हैं उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो सेल्फ डिफेंस जो प्रोवाइड करना है, अप्लाई करना है, उसके लिए ना हमारे लीगल और प्रैक्टिस चैलेंजेस का सामना है। ठीक है, द नेचर ऑफ थ्रेट पोस्ड बाय द NCAGs मे नॉट ऑलवेज मीट द थ्रेशोल्ड ऑफ एन आर्म्ड अटैक एज डिफाइंड इन द इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए हमारे पास जो है ना सेल्फ डिफेंस वो हमेशा इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है ना वो फिजिकल अटैक के लिए हमारे पास उसका लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। लेकिन जो नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स होते हैं वो कभी कभी फिजिकल के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं, जैसे लाइक सोशल मीडिया, आइडियोलॉजिकल बेसिस ETC। ठीक है, करंट इंटरनेशनल लॉज कैपेसिटी टू एड्रेस नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स। नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स को करंट इंटरनेशनल लॉ किस हद तक जो है वो एड्रेस कर सकता है। सबसे पहले तो है एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स। जो करंट है हमारे पास ILAC, इट प्रोवाइड्स सम मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये अकाउंटेबिलिटी के कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक प्रोविजंस ऑफ वार क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, ये सिर्फ इन चीज़ों को डिफाइन करता है। हाउएवर ये जो द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज है ना ये इनएडिक्वेट होती है ड्यू टू द लेक ऑफ क्लियर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास NCAGs जो हैं, NSAGs जो है ये ऑफिशियल ग्रुप्स नहीं होते। ठीक है, तो ऑफिशियल ग्रुप्स ना होने की वजह से इनके ऊपर इनकी जो अकाउंटेबिलिटी का हमारे पास मेथड है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, नीड फॉर अडाप्टेशन एज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व होते जाएँ वैसे वैसे इंटरनेशनल लॉ को चाहिए कि वो भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, जिस तरह दूसरे इशूज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इसी तरह NSAGs की जो काम करने का तरीका है और दूसरी उसकी उनकी जो नेचर है वो भी इवॉल्व हो रही है। सो इंटरनेशनल लॉ को न्यू अडॉप्टेशंस करने की ज़रूरत है रिगार्डिंग NCAGs। ठीक है, रोल ऑफ मल्टीलैटरल कॉपरेशंस।
नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स को जो है ना वो कम्बैट करने के लिए स्टेट्स को चाहिए कि वो मल्टीलैटरल कॉपरेशन में इन्वॉल्व हो। इस मल्टीलैटरल कॉपरेशन के अंदर इंटेलिजेंस हो सकती है, रिसोर्सेज शेयरिंग हो सकती है, मिलिट्री शेयरिंग हो सकती है, ETC। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टेट्स इन द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन जनरल। शुड द स्टेट्स बी इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट डायरेक्टली और शुड they influence and strengthen the relevant international organs and treaty bodies for this purpose. The question is that के जो इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसको उसमें स्टेट का रोल बताएं और ये बताएं कि क्या स्टेट को अपने इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर उनको जो है वो रेलिवेंट इंटरनेशनल ऑर्गन्स एंड ट्रीटीज़ को इन्फ्लुएंस या स्ट्रेंथन करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ स्टेट इन इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के इन्फोर्समेंट में स्टेट का रोल क्या है। कंप्लाइंस विद इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो है वो हमें पता है कि प्राइमरी सब्जेक्ट है, प्राइमरी सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। तो जो है ना ये स्टेट्स जो हैं वो जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो ट्रीटीज़ को साइन भी करें, फाइल भी करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। जब स्टेट अपनी ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करवाती है तो इट्स मीन कि वो इंटरनेशनल लॉ का में जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स। स्टेट जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को प्रमोट कर सकती हैं अपने डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस के ज़रिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, ठीक है, सपोर्ट वर्क के ज़रिए, ETC। कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट्स जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं सच एज यूनाइटेड नेशंस के साथ ताकि इंटरनेशनल नॉर्म्स को इन्फोर्स किया जा सके। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे स्टेट्स वायलेशन के ख़िलाफ़, मीडिएट डिस्प्यूट्स के ख़िलाफ़ जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जुडिशियल एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म। स्टेट जो है वो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट्स के पास लाती हैं और या फिर उसके ट्रिब्यूनल्स के साथ, और इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस जो है या रीजनल कोर्ट्स जो हैं वो इन वायलेशंस को जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोर्समेंट एक्शंस। इन सम इंस्टेंसेस स्टेट्स में टेक अनलाइटरल एंड कलेक्टिव इन्फोर्समेंट एक्शंस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। कभी कभी होता है कि स्टेट्स जो है ना वो कलेक्टिव इन्फोर्समेंट एक्शंस लेती हैं ताकि उनके इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें जो है ना मिलिट्री इंटरवेंशन, सैक्शंस और डिप्लोमेटिक मेजर्स वगैरह शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शुड स्टेट्स प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट डायरेक्टली। क्या स्टेट्स को अपना इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं। तो डायरेक्ट एक्शन को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं कि स्टेट जो है स्टेट्स में फील कंप्लेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट डायरेक्टली स्पेशली व्हेन दे परसीव एन इमीडिएट थ्रेट टू देयर सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी। जब भी स्टेट्स को जो है किसी थ्रेट का सामना हो सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी के हवाले से, तो वो उसको चाहिए कि अपने इंटरेस्ट को डायरेक्ट ही जो है ना वो टारगेट करे या प्रोटेक्ट करे, बजाय इसके कि वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सामना करे। फौरी तौर पे उसको जो अगर रिस्पॉन्स करना है तो वो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। लिस्ट ऑफ रिस्क्स ऑफ यूनिलैटरलिज्म। डायरेक्ट एक्शन जो है ना वो कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो इस्टेब्लिश करता है। जो हमारे पास यूनिलैटरलिज्म है ये ब्रेक डाउन कर सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा कर सकता है ज़्यादा, यानी कि कोई भी स्टेट जो है वो खुद से रिएक्ट करना शुरू करेगी तो मे भी वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कर रही हो। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लुएंसिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गन एंड ट्रीटी बॉडीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गन्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। सबसे पहला जो स्टेप लिया जा सकता है वो है कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बॉडीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग प्रैक्टिस, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। स्टेट्स को चाहिए कि वो इंटरनेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस को चेंज करने की जो है ना इन्फ्लुएंस चेंज करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। ये जब चेंज होंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो ऑर्गन्स हैं ट्रीटी उनके लिए नया लीगल फ्रेमवर्क, मज़ीद स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर इन्फोर्समेंट।
इंटरनेशनल बॉडीज़ को स्ट्रेंथ करके आपको क्या हो सकता है, मे इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस, ये आपको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज, एक्सपर्टाइज टू सपोर्ट देयर फंक्शंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज राइटली कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट, हाउ इज द jurisdiction of ICJ established, do you believe that the ICC should have a more stringent compulsory jurisdiction rather than the procedure mentioned in article 36(2) द ICJ स्टैट्यूट। कहते हैं कि क्या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको वर्ल्ड कोर्ट कहा जा सकता है? क्या जो ICJ है उसकी जुरिस्डिक्शन कब इस्टेब्लिश हुई थी? और क्या आप ये समझते हैं कि जो ICJ का है प्राइमरी डिसीजन उसको जो है ना वो आर्टिकल 36(2) के तहत वो बिल्कुल ठीक है या इसको चेंज करना, इवॉल्व करना चाहिए? तो सबसे पहले हम देखते हैं ICJ एज द वर्ल्ड कोर्ट, रोल एंड फंक्शंस। ICJ जो है ये सर्व्स एज द क्रूशियल मैकेनिज्म फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो हमारे पास ICJ है वो सबसे एक बड़ा हम क्रूशल मैकेनिज़्म है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए, और जो डेवलपमेंट एंड क्लैरिफिकेशन है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल रिकॉग्निशन। द टाइटल वर्ल्ड कोर्ट सिग्निफिकाइज द ICJ परसीव्ड अथॉरिटी एंड यूनिवर्सल मैंडेट। ठीक है, वो वर्ल्ड कोर्ट का तो ये मतलब है ना कि ICJ के अंदर पास जो है वो यूनिवर्सल अथॉरिटी और यूनिवर्सल मैंडेट मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जो ज़्यादातर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हों। लिमिटेशंस, ICJ के काम की लिमिटेशंस क्या हैं? एम्स टू अपहोल्ड दिस इफेक्टिवनेस इज समथिंग डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कंसेंट। चूँकि ये स्टेट कंसेंट के प्रिंसिपल के ऊपर इंटरनेशनल लॉ बेस होता है, तो इसमें इनके ICJ का कोई इतना ज़्यादा गहरा रोल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द ICJ की जुरिस्डिक्शन की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 36 ऑफ द ICJ स्टैचू। जुरिस्डिक्शन ऑफ द ICJ इज़ प्राइमरी गवर्नड बाय आर्टिकल 36 ऑफ जो इसका स्टैचू का है वही इसको इस जुरिस्डिक्शन ऑफ ICJ को गवर्न करता है। ठीक है, इसमें जो है ना दो चीज़ें हैं, कंटेंशियस केसेस है, कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन है। इसमें कोर्ट जो है ऐसे जुरिस्डिक्शन आर डिस्प्यूटेड बिटवीन स्टेट्स दैट हैव एक्सेप्टेड द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यानी कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन से मुराद है कि दो डिफरेंट स्टेट्स के में आने वाला जो है डिस्प्यूट है। नेक्स्ट हमारे पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये जो है एक एडवाइजरी ओपिनियन भी प्रोवाइड करती है ICJ जो है, ताकि लीगल क्वेश्चन जो यूनाइटेड नेशंस के अथॉरिटाइज मेंबर्स के बारे में है उनको कंसीडर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 36 अलाउ स्टेट्स टू डिक्लेयर एक्सेप्टेंस ऑफ द ICJ's जुरिस्डिक्शन एज कंपल्सरी बट नॉट पॉसिबल एंड ऑब्लिगेशन ऑन ऑल स्टेट्स टू डू सो। जो वो कहते हैं कि जुरिस्डिक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी की सारी स्टेट्स को उसके ऊपर अमल करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शुड ICJ हैव अ स्ट्रेंथ कॉम्प्लेक्सरी जस्टिफिकेशन। हमारे पास है आर्गूमेंट्स फॉर कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन। मोर जो स्ट्रिंजेंट कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन कुड इनहेंस द, यानी कि ICJ को चाहिए कि वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको जो है वो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से तैयार करे, यानी एक प्रॉपर और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चैलेंज एंड कंसर्न्स, इनको कौन से चैलेंजेस का जो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन है इसको अप्लाई करने में कौन से चैलेंजेस का सामना है? सबसे पहले तो स्टेट सॉवरेनिटी है, प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट है। ठीक है, और बहुत सी स्टेट्स जो हैं मे बी रिलक्टेंट सीट कंट्रोल ओवर द लीगल डिस्प्यूट्स ऑन इंटरनेशनल कोर्ट।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, जो पॉलिटिकल सोल्यूशन कुड इन्वॉल्व इस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम वेयर स्टेट्स हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे जो है वो स्टेट्स के पास ऑप्शन होता है कि वो टू ऑप्ट इन कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन से स्टार्ट करें या ना, तो उनके पास जो है वो एक पोटेंशियल सोल्यूशन होता है इस चीज़ का, और वो सोल्यूशन होता है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह पावर को बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन। डू यू बिलीव दैट द यूनाइटेड नेशन हैज़ कैपेसिटी टू फुलफिल द गोल्स ऑफ प्रमोटिंग मोर यूनाइटेड पीसफुल एंड द फ्री वर्ल्ड। कहते हैं यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर बताएं और ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशन के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो जो प्रमोटिंग जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको ये जो है ना वो हैंडल कर सके। सो यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम जानते हैं कि ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में प्रमोट हुई थी फॉर टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें एक जनरल असम्बली होती है, सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इसका थर्ड हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस का थर्ड पार्ट है, या आप जिससे कह उसका चौथा हिस्सा है उसके स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हमारे पास है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलेटेड वर्क टू इंगेज द यूएन एंड द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो मेंबर हैं उनके अंदर रिलेटेड वर्क के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, established to oversee the administration of trust territories and ensure their progress towards self government। ठीक है, किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना और अपनी जो है यानी जो दूसरी चीज़ है उसके ऊपर कम तवज्जो देना, ये इसका मतलब। नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटी टू फुलफिल इट्स गोल्स, अपनी जो हमारे पास है ये गाड़ी यूनाइटेड पीसफुल एंड फ्री वर्ल्ड को जो है ना वो उनकी कैपेसिटी को अचीव करने के लिए जो है ना ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल रीच, द यूनाइटेड नेशन जो है ना ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसमें यूनिवर्सल मेंबरशिप है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप है, तो ये एक डायलॉग का कॉपरेशन का एक यूनिक प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पीस कीपिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। यूनाइटेड नेशंस जो है इसने सक्सेसफुली जो है वो पीस मेकिंग मिशन को डिप्लॉय किया है डिफरेंट करेक्ट जोन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्म सेटिंग एंड एडवोकेसी। द यूनाइटेड नेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करने में जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन है उसका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड। लिमिटेशंस क्या है हमारे पास पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स, द इफेक्टिवनेस ऑफ यूनाइटेड नेशन की जो इफेक्टिवनेस है ये डायरेक्टली सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर डिपेंड करती है, और सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना पॉलिटिकल डिवीजन्स इसके दरमियान बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, ऑफिशियल पॉलिटिकल डिवीजन्स पाई जाती हैं, इसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स का बड़ा गहरा असर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्स चैलेंजेस। The United Nations relies on voluntary contributions from member states to fund its operations, यानी कि अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए मेंबर फेट्स से ये जो है ना फंड ले लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ सक्सेस एंड चैलेंजेस। इसकी जो है ना एग्जांपल्स आपको खास सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पेपर।